सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। तो शरीर में पाचन क्रिया के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। और इस क्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो इतना समझ में आया आप सभी को। ठीक है, शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को जिनका शरीर में कोई यूज नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और इस क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं त्वचा। तो मनुष्य के शरीर में जो है 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे त्वचा हो गया, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और किडनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं त्वचा क्या है। त्वचा यानी कि स्किन। स्किन से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि पसीना। आपने सभी ने देखा होगा गर्मी के दिनों में मनुष्य के शरीर से क्या निकलता है, पसीना। ठीक है, तो पसीना क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। फिर हम बात कर लेते हैं नमक की। तो नमक भी आप देख सकते हैं आसानी से। एक तो आप जो पसीना निकलता है उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, नमकीन यानी कि नमक। फिर प्रैक्टिकली रूप से हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि कभी गर्मी के टाइम पे आप कोई काला कपड़ा पहने हो या काली टी शर्ट या शर्ट पहन रखी है, तो उसमें जब पसीना आता है उसके बाद में क्या होता है कि पसीना सूखने के बाद उस शर्ट पे वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि वो क्या होता है, सॉल्ट होता है, नमक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शीवम की। तो शीवम क्या है, शीवम एक प्रकार का तैलीय पदार्थ है। जब कभी आप सो के उठिए, देखिए नाक पे थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, वो क्या होता है, शीवम। शीवम क्या है, एक प्रकार का तैलीय पदार्थ है जो कि हमारी त्वचा से क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं फेफड़े की यानी कि लंग्स की। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो कितने प्रकार के, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थों को त्यागते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CO2 की, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 को त्यागने की क्रिया हमको लगता है नाक और मुंह से हो रही है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, CO2 नाक से निकलेगी या तो मुंह से, जैसे कि हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो ये क्रियाएं क्या होती हैं, अगर एक बार आपने ऑक्सीजन ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद ही आप दोबारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। हमको लगता है हम नाक और मुंह के माध्यम से सांस ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। किससे लेते हैं और निकालते हैं, फेफड़े द्वारा। उस पर प्रेशर यानी कार्य कौन करता है, फेफड़ा करता है। उसी प्रकार से हम वाष्प की बात करते हैं। जाड़े के दिनों में आप सभी ने देखा होगा कि हम जब कुछ बोलते हैं तो क्या भाप के रूप में हमारे मुंह से धुएं के रूप में कुछ निकलता है, वो क्या होता है, वाष्प होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बलगम। बलगम जब कभी आपको खांसी जुकाम आदि होता है तो ये देखने को मिलता है। तो ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और बलगम, ये ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनको त्यागने की क्रिया में किसका योगदान होता है, फेफड़े का यूज होता है। फिर हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत का। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, लार्ज इंस्टेंटाइन का जो बात करते हैं हम, तो ये क्या करता है, ये अनपचा भोजन काइल के रूप में बाहर निकालता है। पाचन क्रिया में हमने बताया है कि जो जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। यानी कि अनपचे भोजन को क्या बोला जाएगा, काइल। और काइल को निकालता कौन है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के हमने भाग बताए थे, सीकम, कोलन, मलाशय। तो जो सीकम होता है उसमें जो है अपेंडिक्स नामक अवशेषीय अंग भी जुड़ा होता है, कोलन होता है, मलाशय। मलाशय के द्वारा जो है क्या किया जाता है, अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यकृत की। यकृत यानी कि लीवर की। तो लीवर क्या करता है, हमारे शरीर में जो एक बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, अमोनिया। ठीक है, जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो क्या करता है, अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ
क्योंकि ये भी क्या है, खतरनाक है, पर उतना नहीं है जितना कि अमोनिया है। तो यकृत क्या करता है, अमोनिया क्योंकि ज़्यादा खतरनाक है उसको कम खतरनाक यूरिया में परिवर्तित करता है। तो यकृत का मेन काम आप समझ लीजिए कि अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है, ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और जो यूरिया होता है यानी यूरिन की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो है शरीर से 2-3 घंटे अगर नहीं निकाला जाएगा तो ये पुनः किस में, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किडनी की यानी कि वृक्क की। तो किडनी क्या करता है, यूरिया यानी मूत्र का उत्सर्जन, यूरिया का एक रूप होता है यूरिन यानी लिक्विड फॉर्म में क्या करता है, मूत्र के रूप में उसका शरीर से बाहर उत्सर्जन करता है। कौन करता है, किडनी। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारा किडनी है, किडनी का जो डायग्राम है, विद डायग्राम समझते हैं कि किडनी हमारी एक्चुअल में होती कैसी है। ठीक है, तो सबसे हम बात करते हैं किडनी के आकार की। तो किडनी जो है वो सेम के बीज के आकार की होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और किडनी के जो ऊपर होता है, किडनी के ऊपर एक अधिवृक्क क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, राइट वाली जो किडनी होती है वो लीवर के दबाव से क्या होती है, थोड़ा सा नीचे स्थित होती है। ठीक है, 2 किडनियां होती हैं मानव शरीर में और दोनों किडनियों के ऊपर क्या होता है, अधिवृक्क नामक की ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। तो इसको हम ग्रंथि चैप्टर में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इससे दोनों किडनियों से मूत्र वाहिनी निकली हुई होती है यानी कि जिसको बोलते हैं यूरेट्रा। ठीक है, यूरेटर या यूरेटर जो होते हैं क्या होते हैं, मूत्र वाहिनियाँ होती हैं जिसके माध्यम से ये क्या करता है, रक्त को छान के इन नलियों के माध्यम से भेजता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में जो है मूत्र छन रहा है रक्त से, ठीक है, यानी यूरिन का निर्माण हो रहा है और वो डायरेक्ट शरीर से बाहर निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो कहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, ब्लैडर में। ब्लैडर को बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, तो मूत्राशय से जिस मार्ग से वो शरीर से बाहर निकलते हैं उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग। अब हम देख लेते हैं जो किडनी का आंतरिक पार्ट होता है वो क्या होता है, ये है हमारी किडनी का जो है आंतरिक पार्ट। तो इसमें इसका जो बाह्य भाग होता है ये वाला, ये कहलाता है कार्टेक्स। और जो अंदर का भाग यानी मिडिल भाग, तो मिडिल वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ठीक है, और इसका जो प्रवेश द्वार होता है ये क्या होता है, प्रवेश द्वार। ठीक है, ये है प्रवेश द्वार। तो किडनी के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं। ये तो हो गया हमारी किडनी का सचित्र चित्र यानी कि, ठीक है, ये एडिनल ग्रंथ है और मूत्रवाहिनी को यूरेथ्रा कहते हैं, किडनी को वृक्क कहते हैं या गुर्दा। हिंदी में वृक्क कहते हैं, उर्दू में गुर्दा कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। जहाँ पे मूत्र स्टोर रहता है उसको बोलते हैं ब्लेडर यानी कि मूत्राशय। ठीक है, और जहाँ से जो है मूत्राशय से यानी ब्लैडर से जब यूरिन शरीर से बाहर निकलता है तो उस पार्ट को बोलते हैं यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। ठीक है, अब इतना आपने डायग्राम से समझ लिया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी टाइप। ठीक है, डायग्राम भी समझेंगे और थ्योरी भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि गुर्दे के आकार कैसा होता है। तो मनुष्य का गुर्दा जो होता है यानी किडनी क्या होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। और ये क्या है, एक प्रकार का मुख्य उत्सर्जी अंग हमने यहाँ पे बता रखा है। ये क्या है, एक प्रकार का मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी उत्सर्जी अंग की बात की जाती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, किडनी होती है। तो इसका जो कार्य है वो क्या होता है, रक्त का छानना। रक्त कौन छानता है, रक्त को छानता है किडनी। किडनी, ठीक है। पर अगर बात की जाए ब्लड के शुद्धिकरण की यानी ब्लड को शुद्ध कौन करता है, तो वो होगा क्या, फेफड़ा। ठीक है, अगर छानने की प्रक्रिया में यानी कि जो किडनी है वो रक्त को शुद्ध नहीं करता है, वो रक्त को सिर्फ छानता है। तो छानने की प्रक्रिया कौन करता है, किडनी करता है। और रक्त को शुद्ध शुद्ध रक्त कब होगा, जब उसमें CO2 को हट करके क्या आएगा, O2 आएगा। यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ अगर ब्लड है तो वो शुद्ध है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो वो क्या है, अशुद्ध है। तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है और रक्त को छानता कौन है, किडनी छानता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं किडनी की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 1 और 2,
संख्या कितनी होती है? 2। अब हम बात कर लेते हैं भार की। तो स्वस्थ मनुष्य के किडनी का भार होता है 140 ग्राम। ठीक है, तो अब इसका कार्य हम देख लेते हैं। कार्य क्या है? यूरिन निर्माण। ठीक है, यूरिन निर्माण यानी कि मूत्र का निर्माण। फिर हम बात करते हैं एसिड बेस। एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार। तो इसको संयुक्त रूप से हम पीएच मान कह सकते हैं। तो एसिड बेस का नियंत्रण यानी कि पीएच मान को नियंत्रित करता है कौन? किडनी। किडनी क्या करता है? पीएच मान को नियंत्रित करता है, या ऐसे कह सकते हैं एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, या अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है। फिर ये क्या कर देता है? जहर को निष्क्रिय बना देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर किसी मनुष्य को जहर देकर मारा गया है तो उसके किस अंग की जांच करने पर हमें पता चलेगा? तो आप सभी बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, मैं खुद ही बता रही हूँ। ठीक है, तो जहर देकर अगर किसी व्यक्ति को मारा गया है तो उसके बच्चे टिक करते हैं कि नहीं किडनी की जांच होगी और पता चल जाएगा। भाई किडनी की जांच से पता लगाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि किडनी क्या कर रहा है? जहर को निष्क्रिय कर रहा है। यानी किडनी जहर को निष्क्रिय कर देगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मनुष्य को जहर दिया गया। हल्का फुल्का दिया गया होगा तो कतई पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि मनुष्य को जहर दिया भी गया है। ठीक है, तो किस अंग को? क्योंकि उससे पहले वो कहाँ पे आएगा? लीवर में आएगा, उसके बाद में वृक्क में पहुंचेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को जहर दे के मारा गया है तो उसके लीवर की जांच करने के बाद पता चलेगा इस व्यक्ति को जहर दिया गया था या नहीं। किडनी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो हमारी ये होती है किडनी। किडनी का जो बाह्य झिल्ली यानी कि हर जैसे हार्ट क्या है? हार्ट पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है, उसी प्रकार जो हमारी किडनी है यानी कि वृक्क है वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होती है? ढकी होती है। किस प्रकार की झिल्ली है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली। हार्ट, पेरिकार्डियक और ये पेरिटोनियम। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर हम आंतरिक किडनी की बात करते हैं तो उसका जो बाह्य भाग कहलाता है यानी ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कार्टेक्स कहलाता है। और आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। और प्रवेश द्वार को हमने बता रखा है कि रेनल हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम मेन होता है और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया है? फुल नेम रेनल हाइलम। ठीक है, जो रेनल हाइलम होता है, अगर आपसे ये पूछी जाए किडनी के किस भाग में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है तो रेनल हाइलम में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होगी। कहाँ पे? यहाँ पे अमोनिया की मात्रा क्या होगी? सबसे अधिक होगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी नेफ्रॉन होती है वो किस प्रकार की कोशिका यानी किस प्रकार कितनी इकाइयों से किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हमारी किडनी बनी होती है? तो वो नेफ्रॉन है। अब यहाँ पे न्यूरॉन पे मत जाइएगा, न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना होता है और जो नेफ्रॉन से क्या होता है? बना है हमारा किडनी। किस प्रकार की इकाई से बना हुआ है? नेफ्रॉन इकाई से बना हुआ है। और कितने नेफ्रॉन से? लगभग 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनी हुई है। अब बात आती है नेफ्रॉन की, तो हम अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन है क्या, क्योंकि नेफ्रॉन इकाई यानी नेफ्रॉन कोशिका से ही हमारी जो किडनी बनी है तो नेफ्रॉन ही तो वर्क कर रहा होगा। तो अब हम बाई डायग्राम के माध्यम से जानेंगे कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं वो नेफ्रॉन कोशिका से बनी हुई होती है। अब इस नेफ्रॉन कोशिका को हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं नेफ्रॉन की वास्तविक संरचना होती क्या है। हमने बताया था कि 8 लाख नेफ्रॉन से बनके हमारी किडनी बनी होती है, यानी कि हमारे गुर्दे 8 लाख नेफ्रॉन से लगभग 8 लाख नेफ्रॉन से बने होते हैं। अब हम नेफ्रॉन की जो है वास्तविक संरचना देखते हैं क्या होती है। नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस तरह दिखाई देती है। नेफ्रॉन का जो पहला भाग होता है जो कि गुच्छे नुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद का जो ये पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट कहलाता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और जो ये बोमेन कैप्सूल होता है इसको बोमेन संपुट भी कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं ये जो हमारे तीनों पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन, कैप्सूल और नेफ्रॉन, ये वर्क कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है, क्या होता है, ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस होता है वो निष्पंदन का कार्य करता है। निष्पंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी छानने का कार्य करता है। पर ये क्या करता है, रक्त में जितने भी प्रकार के कण होते हैं, वो चाहे अपशिष्ट पदार्थों के कण हों या पोषक तत्वों के कण हों, वो सबको रक्त से अलग कर देता है, यानी छान देता है। जब रक्त से कणों को छानने के बाद क्या करेगा, ये शुद्ध रक्त को पुनः वापस भेज देता है। रक्त से शुद्ध कणों को छानकर, शुद्ध या अशुद्ध कणों को छानकर रक्त को क्या कर देता है, पुनः वापस भेज देता है। फिर जो ये सेकेंडरी होता है, बोमेन कैप्सूल, अब इसने तो क्या किया, रक्त में जितने भी पोषक तत्व थे उनको भी छान लिया, अपशिष्ट थे उनको भी छान लिया। फिर जो बोमेन संपुट होता है वो क्या करता है, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है, यानी कि पोषक तत्वों का तो उत्सर्जन नहीं करना था अपशिष्ट पदार्थों का। पर बोमेन संपुट ने क्या किया, रक्त में से जितने भी अपशिष्ट थे और जितने पोषक तत्व थे सभी का अवशोषण कर लेता है, छान देता है। तो बोमेन संपुट पुनः रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ और पोषक तत्वों को इसने छान रखा था उसमें से पुनः आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करके रक्त में मिला देता है और यूरिया को अलग कर देता है। ठीक है, यानी कि डायलिसिस विधि को कौन करता है, बोमेन संपुट डायलिसिस विधि के माध्यम से क्या करता है, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका पुनः अवशोषण करता है और यूरिया को अलग कर देता है। फिर जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला नेफ्रॉन, ये क्या करता है, यूरिन का निर्माण करता है, यानी कि शुद्ध यूरिन का निर्माण कौन करता है, नेफ्रॉन। इसने क्या किया, रक्त में से जितने भी कण थे, रक्त में जितने भी प्रकार के कण थे, चाहे वो पोषक हों, पोषक प्लस अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट दोनों को क्या करेगा, छान लेगा, छान के यहाँ पहुंचा देगा। ये क्या करेगा, ये देखेगा अरे इसमें तो अपशिष्ट भी है और पोषक भी है, तो बोमेन कैप्सूल क्या करता है, इसमें से अपशिष्ट को अलग कर देता है और यानी कि यूरिन को अलग कर देता है और जितने भी पोषक तत्व होता है उनको पुनः वापस भेज देता है। फिर यहाँ से होते हुए जो यूरिन का निर्माण हुआ है, प्योर यूरिन नेफ्रॉन के माध्यम से नेफ्रॉन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और नेफ्रॉन के कार्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, बात कर ली हमने यूरिन निर्माण की, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यूरिन जो होता है, यूरिन क्या है, यूरिन में क्या क्या होता है। तो यूरिन, अगर हम बात करते हैं यूरिन की, तो यूरिन का सबसे पहले पीएच मान क्या होगा, तो यूरिन का पीएच मान जो होता है वो होता है 4.8। आप समझिए, अगर ये 4.8 है तो इसका स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव होगा अम्लीय। कैसा स्वभाव होगा, स्वभाव कैसा हो गया, अम्लीय। ठीक है, तो पीएच मान 4.8 है। पीएच मान 7 से नीचे होता है वो पदार्थ कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, यानी कि इसका स्वभाव कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अब हम बताते हैं आपको कि जो यूरिन है, यूरिन तो हो गया 100%। ठीक है, इस 100% में क्या क्या होता है, जो यूरिन हम शरीर से बाहर निकालते हैं, त्यागते हैं मूत्र के रूप में, उसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा होती है। तो सबसे पहले यूरिन में जल की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 95% क्या होता है, जल होता है, 2% क्या होता है, यूरिन। अब बताइए यूरिन की मात्रा कितनी होती है, ओनली 2%, और जो 3% है उसमें अन्य पदार्थ भी शामिल हो जाएंगे। अन्य पदार्थ कितने, 3%। अब देखिए क्यों अन्य पदार्थ 3%, अन्य पदार्थ में क्या आएगा, जैसे कि कभी कभी आपने मेडिसिन खाई और शरीर को जितनी मेडिसिन की आवश्यकता है उसने उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो है वो यूरिन में मिला देता है, यानी कि यूरिन के साथ वो टैबलेट भी, दवाई भी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसका शरीर में कोई यूज़ नहीं है। तो आपने देख लिया जल में 100% में से 90% जल होता है, यूरिन 2% होता है और 3% में अन्य सभी चीज़ें आती हैं। अब ये इसमें यूरिन में गंध क्यों आती है, ठीक है, गंध किस लिए आती है, क्योंकि यूरिन में किसकी मात्रा होती है, अमोनिया की। ठीक है,
और अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। और अमोनिया जब यूरिन में यानी यूरिया में कन्वर्ट होता है, पुनः अगर इसको 3-4 घंटे तक शरीर में रखा जाए, ना निकाला जाए, तो ये पुनः किसमें, अमोनिया में बदल जाएगा और शरीर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक, अभी उस दिन हमने जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तो आप सभी को बताया था कि यूरिन का जो पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है, पर जो यूरिन है यानी कि मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम। तो ये हो गया हमारा यूरिन। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर रहे थे किडनी की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उत्सर्जी जो अंग हैं उनको फुल डिटेल से पढ़ा रहे हैं किडनी को। तो ये हो गया यूरिन। यूरिन के बारे में इतनी जानकारी लगभग ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं किडनी में फैलने वाले जो रोग हैं, यानी कि किडनी संबंधित रोग। किडनी संबंधी बीमारियां। ठीक है, किडनी संबंधी बीमारियां। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किडनी की, यानी कि स्टोन की। जो स्टोन होता है ये किस चीज का बना होता है, तो स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट का जो किडनी में स्टोन पाया जाता है, यानी गुर्दे में जो स्टोन हो जाता है, वो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का। फिर हम बात करते हैं यूरेनिया। जो यूरेनिया नामक बीमारी है ये किस कारण होती है, यूरेनिया नामक बीमारी जब यूरिन में क्या हो जाएगी, अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी। अमोनिया की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तब कौन सा रोग हो जाएगा, यूरेनिया नामक रोग हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं गठिया नामक रोग की। ठीक है, जो गठिया रोग होता है वो जो घुटने होते हैं ना, जो जॉइंट्स होते हैं, इनमें जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्या बढ़ेगा, जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, गठिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम बात कर लेते हैं किडनी। अगर किसी मनुष्य की किडनी ही खराब हो जाए, अगर एक किडनी खराब होगी तो क्या होगा कि मनुष्य सारे काम कर सकता है, यानी कि एक किडनी के खराब होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर अगर मनुष्य की दोनों किडनियां खराब हो जाएंगी तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, जब किडनी खराब हो जाएगी तो किडनी खराब में क्या करेगा, किसी स्वस्थ मनुष्य की किडनी को, जो बीमार व्यक्ति है जिसकी किडनी खराब हुई है, उसमें क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है। तो उसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। उस क्रिया को क्या बोला जाएगा, किडनी किडनी ट्रांसप्लांट। और अगर आप किसी जीवित मनुष्य की किडनी ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, पर अगर किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी से किडनी निकाली जा रही है तो मरने के 48 घंटे के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। ठीक है, कितने घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, वरना वो किडनी काम नहीं करेगी। ठीक है।